हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 के फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। और आज के इस सेशन में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि है बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड एंगल, किस तरीके से बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करा जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से आपको नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारा चीजें हमने एमसीक्यूज के थ्रू आपको डिस्कस करा है। जो कॉन्सेप्ट है ये हम एमसीक्यूज के थ्रू आपको समझाएंगे, सो दैट कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाता है। थोड़ा मीडियम आपको हमने लेवल रखा है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ये समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा NaCl, NaCl का जो लैटिस स्ट्रक्चर था, यानी कि जैसे क्यूबिकल फॉर्म में अगर हम NaCl एक सॉल्ट होता है तो उसका अरेंजमेंट एक क्यूब में हमें कुछ देखने मिलता है, जिसमें सेंटर पर Na आयंस होते हैं क्यूब के हर एक फेस पर, और क्यूब के कॉर्नर्स पर आपको क्लोरीन के एटम्स देखने मिलते हैं। तो इस अरेंजमेंट में कुछ हमें टर्म्स देखने मिले, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह। तो इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने की या फिर स्टडी करने की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए ये सारे टर्म्स निकल कर आए और हम इन सारे टर्म्स को यहाँ पर अब एक एक कर स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, बॉन्ड लेंथ की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो कि होगी द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्ड टुगेदर। मतलब क्या होगा इस डेफिनेशन का, तो हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो देखिए, जैसे हमने देखा, एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि दो एटम कंबाइन हो जाते हैं। तो जब दो एटम कंबाइन हो जाएंगे, दोनों एटम एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे, तो उस केस में एक एटम का यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, और दूसरे एटम के न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, तो ये पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों भी सिमिलर साइज के एटम है, क्योंकि ये भी एटम ए है और ये भी एटम ए है, तो इन दोनों का साइज सिमिलर है। तो मान लीजिए अगर इस एक एटम ए, राइट साइड वाले अगर एटम ए के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो इसका भी डिस्टेंस आर होगा, तो बॉन्ड लेंथ टोटल क्या हो जाएगा, 2r इस केस में। अब समटाइम्स क्या होता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि सेम सेम एटम ही एक साथ कंबाइन हो। जैसे कि हमने देखा था सेम सेम एटम्स क्लोरीन कंबाइन होता है, तो दोनों भी क्लोरीन क्लोरीन एटम कंबाइन होता है, तो सेम साइज होगा क्योंकि सेम ही एटम है। अभी जैसा हमने देखा यहाँ पर NaCl, NaCl जो है दोनों भी डिफरेंट एटम है, या फिर कोई भी डिफरेंट एटम जब कंबाइन हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सबका साइज सिमिलर हो। तो क्या होता है कुछ केसेस में, मान लीजिए यहाँ पर ये एटम ए है और ये एटम बी है, तो यहाँ पर देखिए ये एटम ए, इसका साइज बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस r1 हो गया, और उसी तरीके से सेकेंड एटम जो कि एटम बी है, तो उसके न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि r2 है, तो r1 प्लस r2, ये दोनों डिस्टेंस को हम कहेंगे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ जो है एटम की साइज पर डिपेंड होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतना ज्यादा उनका बॉन्ड लेंथ भी होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन पूछी गई है, तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्ड टुगेदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this would require the least energy in order to break the bonds। तो देखिए, जो बॉन्ड आपको बॉन्ड लेंथ देखने मिलती है, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स में, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको किस केस में सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए, याद रखिएगा, जैसे कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरीके से होता है, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, सबसे कम। देन उससे ज्यादा होता है आपके डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, एंड देन सबसे ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ।
तो अब जिसकी कम बॉन्ड लेंथ होगी वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो है ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है, तो सबसे कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड ब्रेक करने में वो आपके सिंगल बॉन्ड में होगी। और देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में बॉन्ड टाइप भी दिया गया है और उनकी पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ दी गई है, तो आप यहाँ से इन्हें फॉलो कर सकते हो इस टेबल को। और यहाँ पर चूंकि एनर्जी पूछ रहा है कि सबसे कम एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में, है ना, बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी जिस बॉन्ड में लगेगी वो होगा सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Coulomb's law is used to describe the relationship between bond energy and bond length. What happens to the energy of a bond when the length increases? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपको दी गई है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ क्या आपको रिलेशन कूलम्स लॉ बताता है एक तरीके से। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है? कूलम्स लॉ कहता है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी उस केस में, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये कहता है कूलम्स लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट हैपेंस टू एनर्जी ऑफ अ बॉन्ड व्हेन द लेंथ इंक्रीजेस, यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करा गया तो उस केस में बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि कूलम्स लॉ कहता है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बॉन्ड लेंथ हमने इंक्रीज करी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करी तो बॉन्ड एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following cannot be used to measure bond length? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप बॉन्ड लेंथ मेजर करने के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये तीनों भी ऐसे मेथड है जिनके थ्रू आप बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हो, लेकिन यंग डबल स्लिट मेथड जो होता है इसके थ्रू आप बॉन्ड लेंथ मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बॉन्ड लेंथ जो है क्या होता है एक तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन मॉलिक्यूल। जो देखिए जैसा हमने देखा बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, जो एटम में जो उनके न्यूक्लियस से लेकर जो डिस्टेंस होते हैं दोनों एटम के बीच का, तो एक तरीके से इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है इसके थ्रू आप आपके बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन यंग डबल स्लिट जो मेथड होता है वो यूज करा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट करने में। जैसे कि हमने देखा था एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, उन रेज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, उस स्पेक्ट्रा को मेजर करने के लिए हम यंग डबल स्लिट मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर उस चैप्टर में स्टडी करा था डिटेल में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उनका मेथड किस तरीके से होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो है ये डिटरमाइन करा जाता है उस मेथड से। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इसके थ्रू आप बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हो, लेकिन यंग डबल स्लिट मेथड के थ्रू आप बॉन्ड लेंथ मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग डबल स्लिट मेथड। नेक्स्ट, the covalent radius in a chlorine molecule and van der Waals radius in between chlorine molecules respectively can be। तो देखिए कोवेलेंट रेडियस का यहाँ पर हमें वैल्यू पूछा गया है क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए और वन डर वाल रेडियस का वैल्यू पूछा गया है अगेन सेम, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा। तो इसके लिए आपको इस डायग्राम को देखना बहुत जरूरी है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, बहुत ईजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए सॉरी, अब देखिए जब भी कोई सेम एटम, ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर वाली हम डायग्राम देखते हैं, तो इसमें ये जो सेम एटम है इनके न्यूक्लियस से यहाँ तक के दो एडजेसेंट यहाँ पर जो आपके एटम है उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर हम मेजर करें तो वो होता है हमारा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब इस बॉन्ड लेंथ को अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दे तो ये जो हमारा रेडियस आएगा वो होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अब
कोवैलेंट रेडियस आपको समझ में आ गया, जो सिमिलर एटम है, ठीक है, जो एक दूसरे से बाउंडेड है, तो उनके जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस जो कि उनका बॉन्ड लेंथ होता है एक तरीके से, उसको हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये हमारा आ गया कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, अब देखिए वन डेर वाल रेडियस क्या होता है। ये भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है हमारा, ये भी हमारा क्लोरीन ही मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर हमें सेम एटम में नहीं देखना, सेम मॉलिक्यूल में नहीं देखना, डिफरेंट मॉलिक्यूल में। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऐसा एटम हमें सेलेक्ट करना है जिसका डिस्टेंस एक दूसरे से नजदीक हो, ठीक है, जो कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर हो। अगर हम यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, और ये लेते हैं हम, ये तो और डिस्टेंस पर है, तो इसीलिए जो क्लोजेस्ट यहाँ पर डिस्टेंस होगा वो इस वाले एटम का होगा, और इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला एटम, तो ये दोनों का हम देखेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा, ये दोनों एक दूसरे से करीब है, तो इनका डिस्टेंस जो होगा इस न्यूक्लियस से ये दोनों एटम को आपको देखना है, तो इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक, तो ये इनका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 180 पिकोमीटर। ठीक है, इस डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर वन डेर वाल रेडियस। ठीक है, समझ आ गया। वन डेर वाल रेडियस बस ये कहता है कि दो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल है उनके ऐसे एटम आपको सिलेक्ट करना है जो कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर हो, और कोवैलेंट रेडियस सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि सेम एटम जो कि इनके न्यूक्लियस में यहाँ से यहाँ तक के जो न्यूक्लियस का आपका डिस्टेंस है दोनों भी एटम के, एक तरीके से बॉन्ड लेंथ, उसको आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, वो आपका हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस। अब याद रखिएगा, देखिए जो भी सेम घर में हो, ठीक है, ऐसे अब देखिए आपके आप सेम घर में कोई आपके आप हो, दो अगर मेंबर का अगर हम डिस्टेंस देखें तो सेम घर में कम डिस्टेंस होगा। अगर आप एक घर में यहाँ पर एक नीचे ऊपर कोई है आपके फ्लोर पर है, तो एक डिस्टेंस पर एक पर्सन होगा, तो दूसरे घर में जो दूसरा पर्सन होगा उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो उसी तरीके से वन डेर वाल रेडियस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट रेडियस, क्योंकि ये देखिए सेम ही एक दूसरे से, ये एटम और ये एटम एक दूसरे से सेम ही है, ठीक है, एक दूसरे के करीब है, तो इसीलिए इनका रेडियस कम होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कोवैलेंट रेडियस कम होता है एज कम्पेयर टू वन डेर वाल्स रेडियस। वन डेर वाल रेडियस ज्यादा होगा और कोवैलेंट रेडियस हमेशा कम होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको कोवैलेंट रेडियस कम लग रहा है, तो देखिए ऑप्शन सी में दोनों सेम है, ऑप्शन डी में दोनों भी सेम है, तो कभी भी दोनों सेम नहीं होते, तो या तो आंसर आपका ऑप्शन ए या फिर आंसर आपका ऑप्शन बी में होगा। तो देखिए कोवैलेंट रेडियस का हमेशा रेडियस छोटा होता है और वन डेर वाल्स रेडियस का ज्यादा होता है, तो कोवैलेंट रेडियस का कम है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा 99 पिकोमीटर और वन डेर वाल रेडियस हो जाएगा 180 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडिया। तो देखिए जो थ्री डिफरेंट एटॉमिक रेडिया है, जो कि होता है वैन डेर वाल रेडिया, मेटालिक रेडिया एंड कोवैलेंट रेडिया, उनके बीच में किस तरीके से उनका रिलेशन होता है, कि कौन सा रेडिया सबसे ज्यादा बड़ा होता है, कौन सा सबसे छोटा होता है, तो एक तरीके से उनके बीच का रिलेशन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जैसे हमने देखा वैन डेर वाल रेडिया और कोवैलेंट रेडिया में वैन डेर वाल रेडिया ज्यादा होता है क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम से का डिस्टेंस एक तरीके से होता है, उनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है। और कोवैलेंट रेडिया क्या होता है कि जैसे कि सिमिलर एटम जो एक दूसरे से बाउंड है उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ को अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दे तो वो हो जाता है एक तरीके से हमारा कोवैलेंट रेडिया। अब देखिए जो यहाँ पर ऑर्डर होगा सबसे बड़ा होता है वैन डेर वाल रेडिया, देन मेटालिक रेडिया एंड देन कोवैलेंट रेडिया। अब ये तीनों भी रेडिया क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में देखेंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस वे में आपका एटॉमिक रेडिया होता है, देन वैन डेर वाल रेडिया, मेटालिक रेडिया, कोवैलेंट रेडिया, इन सबको कहते हैं एटॉमिक रेडिया, और कुछ इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन होता है। अब इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक रेडिया देखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक रेडिया क्या होता है, एटॉमिक रेडिया इज रेफर टू both van der Waal radius, covalent or metallic radius depending on whether the element is non-metal or metal or metalloids। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जिसमें सारे रेडियस जैसे कि वैन डेर वाल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस जनरली नॉन मेटल्स बनाते हैं, मेटालिक रेडियस मेटल्स बनाते हैं, तो इस तरीके से ये सारे रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, देन
सबसे पहला जो हमारा रेडियस है वो है वन डेर वाल रेडियस। वन डेर वाल रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द हाफ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल नॉन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स, मेनली नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो कि जनरली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो उनके इक्वल जो दो इक्वल एटम्स होना चाहिए, उनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दे तो वो एक तरीके से होता है आपका वन डेर वाल रेडियस। इसी तरीके से मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस जो कि क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, तो उनके जो मेटल कोर्स है उनको आप उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर आप सेपरेट कर दो तो वो होता है आपका मेटालिक रेडियस। उसी तरीके से कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स मेनली नॉन मेटल्स व्हेन दे आर बॉन्ड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो जैसे कि कोवैलेंट रेडियस आपको जनरली नॉन मेटल्स में, जैसे कि क्लोरीन में आपको देखने मिलता है। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल हम ले Cl2, तो उसमें दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल इस तरीके से सेम एटम होना चाहिए, और इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, एक तरीके से इनका बॉन्ड लेंथ, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आपका एक तरीके से कोवैलेंट रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ये कोवैलेंट की रेडियस की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, जो आपके एटॉमिक रेडिया है, जैसे कि वैन डेर वाल रेडियस, कोवैलेंट, मेटालिक रेडियस, इन सब को अगर आपको मेजर करना है तो आप एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के थ्रू आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो डेफिनेशन है, ये एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है। इसे आप बस एक बार देख लीजिएगा, सो दैट आप एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बॉन्ड एंगल की एक तरीके से डेफिनेशन पूछी गई कि क्या होगी। तो वन बाय वन आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए, और उसमें देखिए आपको करेक्ट डेफिनेशन आपको बॉन्ड एंगल की किस ऑप्शन में दी गई है। तो ऑप्शन ए है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो ये जो डेफिनेशन है ये बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ये जो है ये आपकी बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आपकी बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion, it is called bond angle। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड एंगल की करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। किस तरीके से? जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेकर समझेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से बॉन्ड एंगल की आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर हम ले वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका अगर वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर लिखो, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से उनका लुईस स्ट्रक्चर लिखिए, डॉट स्ट्रक्चर लिखिए, तो इस तरीके से इनके लोन पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का है, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर यहाँ एक क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल्स, क्योंकि देखिए ये जो लोन यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन ऑर्बिटल्स के बीच के एंगल्स को, इनके बीच के एंगल्स को कहा जाता है आपका बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल इसे कहा जाता है एक तरीके से। तो ये होता है आपके बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में, जो ऑर्बिटल, एक तरीके से ये जो क्या है, ये आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स है। ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड। तो ये एक बॉन्ड और ये दूसरे बॉन्ड के बीच का जो एक तरीके से एंगल बन रहा है, ये होता है आपका बॉन्ड एंगल। बहुत सिंपल है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो बॉन्ड एंगल की करेक्ट डेफिनेशन है, ये आपको ऑप्शन डी में दी गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द बॉन्ड एंगल? तो बॉन्ड एंगल को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज करा जाता है, हमें ये बताना है। तो देखिए, एंगल जो है जनरली हम डिग्री या फिर रेडियंट में मेजर करते हैं। तो बॉन्ड एंगल एक तरीके से अगर आप बॉन्ड एंगल मेजर कर रहे हो तो उसका यूनिट हो जाएगा डिग्री। अगर आपको एग्जामिनेशन में रेडियंट भी दिया जाए ऑप्शन में, तो रेडियंट भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जनरली जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको डिग्री दिया गया है, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो जो यूनिट का आप यूज करोगे वो हो जाएगा डिग्री। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
द बॉन्ड एंगल बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल इज। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम्स है उनके बीच का आपको बॉन्ड एंगल पूछा गया है, कितना होता है। तो देखिए ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसे आपको वैल्यू जो है ये याद रखनी है। हाइड्रोजन एटम्स जो है वाटर मॉलिक्यूल में, उनका जो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से 2 लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का कुछ इस तरीके से बॉन्ड होता है। तो एक तरीके से आपको ये वी शेप में आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल देखने मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीजन इज गिवन बाय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये एक तरीके से 104.5 डिग्री होता है आपका एंगल। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स फ्रॉम द सेम एटम दैट इज बॉन्डेड टू द डिफरेंट एटम्स इन द इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है, जो दोनों भी साइड होना चाहिए सेंट्रल एटम के वो सेम एटम्स होना चाहिए, जो कि एक सेंट्रल एटम जो कि एक डिफरेंट एटम है उससे अटैच होना चाहिए, तो वो होता है आपका बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 104.5 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी की यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन 2 एटम इन अ गैसियस स्टेट। तो देखिए बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है, किसी भी बॉन्ड को आपको ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब जैसे कि अगर आप कोई पेन ले लो या फिर पेंसिल ले लो, आपको उसे ब्रेक करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस अगर आपने रखा और वो आपने बोला टूट जा तो टूट जाएगी, नहीं, आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, आप जो एनर्जी दोगे तोड़ने के लिए, लेकिन कितना मोल, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन 2 एटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल में जो पर्टिकुलर एटम्स होते हैं उनमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन 2 एटम इन अ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में उन्हें आपको ब्रेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं O2, ठीक है, अगर हमें O2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो किस तरीके से, एक O गैस में और दूसरा O को भी अगर हम गैस में कर रहे हैं, तो यहाँ पर O2 जो हमारा है यानी कि O डबल बॉन्ड O, इस मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक करना है, तो आप यहाँ पर कुछ एनर्जी लगाओगे, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आप जब उसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पर जो आपका एटम जो ब्रेक हो रहा है वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन कितना O2, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 अगर आप ब्रेक कर रहे हो उस बॉन्ड को, तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वो जो पर्टिकुलर एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करोगे, लेकिन वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, और वो किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, गैसियस स्टेट में। तो यही होता है बॉन्ड एंथैल्पी। जनरली आप एनर्जी लगाओगे, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसमें। इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, which bond is typically considered the strongest based on the bond enthalpy। तो देखिए सबसे ज्यादा यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने में जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, किस बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2, तो H में सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का एग्जांपल O2 ले लीजिए, सिंपल O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से होता है। ट्रिपल बॉन्ड N2 ले सकते हैं या फिर एसिटिलीन ले सकते हैं। ठीक है, तो N2 जैसे कि N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसको बस एक इलेक्ट्रॉन आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड ब्रेक करने में। थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, ठीक है, तो इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी लगेगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सबसे, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड्स है, ज्यादा बॉन्ड है, ऑब्वियसली बॉन्ड एंथैल्पी इनकी सबसे ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन बॉन्ड्स को आपको ब्रेक करने में। ठीक है, तो इसीलिए सबसे जो ज्यादा आपका एनर्जी लगी, या फिर आप ये भी कह सकते हो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो
ट्रिपल बॉन्ड की होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statements about bond enthalpy is true? तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए हमें कुछ रिलेटेड उससे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमने देखा, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन जैसे हमने देखा कि एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक है, यानी कि एनर्जी आप दे रहे हो, जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, एनर्जी लगाई जाती है, उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी जो होगा वो आपका एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, जो एनर्जी होगी वो आपकी एंडोथर्मिक एनर्जी होगी, यानी कि आप लगा रहे हो, तो आपकी जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी वो आपकी सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो उस केस में आपका जो आपका प्रोडक्ट वैल्यू होगी ज्यादा होगी माइनस रिएक्टेंट, तो आपकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव में आएगी, आपकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू। तो बॉन्ड एंथैल्पी याद रखिएगा हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देखने मिलती है। ठीक है, जब भी कोई आपका आप एनर्जी दे रहे हो, किसी भी चीज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी आप लगाओगे, तो उस केस में आपकी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें आपको वैल्यू जो है पॉजिटिव देखने मिलती है। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिया गया है अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी। तो ऑप्शन ए है नेगेटिव बॉन्ड एंथैल्पी इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नहीं। ऑप्शन बी और पॉजिटिव बॉन्ड एंथैल्पी इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऑप्शन सी बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी आप लगाओगे, एनर्जी लगाना पड़ रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और आपको जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव देखने मिलेगी, इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू याद रखिएगा हमेशा हमेशा आपको पॉजिटिव देखने मिलती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द बॉन्ड एंथैल्पी of H2O and OH are 502 kilojoule per mole and 427 kilojoule per mole. Then what is the average bond enthalpy? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बॉन्ड एंथैल्पी OH H2O की एंड OH की हमें दी गई है, अब हमें इनकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पता करना है। तो सबसे पहले देखिए H2O मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आपका, तो सबसे पहले क्या होता है, H2O जो है आपका कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड, तो ये OH और ये H बॉन्ड इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगी, आपको H2O जो है ये आपका, क्योंकि देखिए बॉन्ड एंथैल्पी में आपके जो एटम्स जो ब्रेक हो रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर H गैस लिखिए प्लस ये OH गैस, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से एटम जो है गैसियस इसमें आ रहे हैं। तो डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी जो है डेल्टा H1 लिख लीजिए, फर्स्ट केस में कितनी दी गई है 502 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, ये जो OH है, ठीक है, ये O और ये H ये भी इस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर, तो OH जो है ये आपका अगेन ब्रेक होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में। तो इस केस में डेल्टा H2 जो है आपको दी गई है वैल्यू, ये यहाँ पर देखिए 427 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आपको पता करना है एवरेज, एवरेज पता करना है, यानी एक तरीके से इनका मीन आपको पता करना है। तो ये किस तरीके से पता करोगे, आपको बस सिंपली दोनों वैल्यूज को आपको, यानी दोनों जो आपको डेल्टा H1 डेल्टा H2 को आपको ऐड करना है, तो 502 प्लस 427 इनको ऐड करना है डिवाइड बाय 2, एवरेज आप इसी तरीके से लेते हो, ठीक है, जो वैल्यू दी गई उससे आप ऐड करोगे और डिवाइड बाय आप 2 करोगे, जितने एटम्स हैं उनसे आप डिवाइड बाय, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है 2 है तो डिवाइड बाय 2 करोगे आप, तो 502 प्लस 427 आपका हो जाता है 929 डिवाइड बाय 2, और अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 464.5 किलो जूल पर मोल। तो यानी कि इतना यहाँ पर जो इनका एवरेज है, यानी जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे H2O, ये H2 में जो हाइड्रोजन एंड OH बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है उनका यहाँ पर एंथैल्पी, और OH बॉन्ड जिस तरीके से ब्रेक हुआ है उनकी एंथैल्पी, उसका आपने मीन लिया, एवरेज लिया, तो एवरेज जो आएगा ये आपका 464.5 किलो जूल पर मोल। अब याद रखिएगा यहाँ पर
ये जो रूल है ये आप सिर्फ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो, उनके लिए ही ये रूल आप फॉलो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर देखिए डेल्टा एच, क्योंकि देखिए बॉन्ड तो दोनों जगह ब्रेक हो रहा है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो डेल्टा H1 है और डेल्टा H2, डेल्टा H1 थोड़ा ज्यादा वैल्यू है, डेल्टा H2 थोड़ी कम है, तो क्यों इस तरीके से होता है? तो एक रीजन है बिकॉज ऑफ चेंज केमिकल एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, इसकी वजह से बस थोड़ी सी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, आपको दिख रहा है डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 में, ठीक है। तो यही एक रीजन है। अब देखिए आपको जो आपको वैल्यू दी गई थी बस आपने उसका एवरेज ले लिया, तो एवरेज आपका आ गया 464.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? देखिए इस क्वेश्चन में हमें बॉन्ड ऑर्डर की करेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है। तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वही आपका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड है, एक तरीके से फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि N2 मॉलिक्यूल, अगर हम N2 मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पर, तो दोनों भी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए N2 के केस में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 1 2 3 बॉन्ड्स है, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से O2 ले लीजिए, O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो 7 8 इस तरीके से, तो 2 यहाँ पर बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड्स है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इनका 2 हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स है, ठीक है, दोनों एटम्स के बीच में देखिए किस तरीके से बॉन्ड है, और जो वो बॉन्ड हो जाएगा उनके बीच में किस तरीके से बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उनका वही बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिमेनिंग ऑप्शन भी आप देख लीजिए, जैसे कि ऑप्शन बी में जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको बॉन्ड लेंथ की दी गई है, ऑप्शन सी में जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो बॉन्ड एंथैल्पी की दी गई है, ऑप्शन डी में बॉन्ड एंगल की आपको डेफिनेशन दी गई है, तो उससे भी आप एक बार ही रीड कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन पूछी गई है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, बताना है, तो उसके लिए जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा उसका आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सी ट्रिपल बॉन्ड O होता है, कार्बन के पास 1 लोन पेयर, सॉरी ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर एंड कार्बन के पास भी 1 लोन पेयर होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसीलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 3। बहुत सिंपल है, बस आपको जो मॉलिक्यूल दिया है उसका आप डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए, और जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें देखिए कितने बॉन्ड्स है, तो जो बॉन्ड्स है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उतना उनका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, all the dash species molecules or ions have the same bond order। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ऐसे कौन से स्पीशीज है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए ऑप्शन ए बी और सी में, जैसे कि आइसोटोपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबारिक। तो इन सब जो टर्म्स का यहाँ पर यूज करा गया उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप जिसमें सेम नंबर ऑफ, और या फिर आप कह सकते हो सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें ऐसे स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे आयंस जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। आइसोबारिक क्या होता है? जिनमें सेम मास हो, ठीक है, मास नंबर उनका सेम है, ऐसे स्पीशीज जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारे जो स्पीशीज आपको, ये जो ऑप्शंस दिए गए इसकी आपको डेफिनेशन पता लग गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे कौन से स्पीशीज है जिसमें सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है? वो स्पीशीज होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिसमें
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, द मॉलिक्यूल्स और एंड आयंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दे ऑल हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे आयंस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल N2 मॉलिक्यूल, N2 तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास होता है 6, ऑक्सीजन के पास 8, तो यहाँ पर भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस नाइट्रो NO और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए नाइट्रोजन के पास कितना होता है टोटल 7 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव है यानी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो यहाँ पर 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 प्लस 7 इज 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पेशल जैसे कि N2, CO, NO+, तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे कि हमने देखा N2 आप देख लीजिए, तो N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड में भी CO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन सारे यानी कि अगर आपको पता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, तो अगर आपको एक का पता लग गया कि उनमें कितने बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में, तो आप इजीली उन सबका आग बंद करके आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और सबके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि इन सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, दैट्स इट, इस चैप्टर को अब यही हम एंड करते हैं। और इस लेक्चर में आपको जो भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट है, जो नहीं समझ में आया है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।